बड़ी खबर की ओर हम रुख करते हैं। एक तरफ दुनिया में जबरदस्त युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, आर्थिक मंदी है, महाशक्तियों का जो रुतबा है वो घटता जा रहा है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे भारत की। भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, भारत की शक्ति में इजाफा हो रहा है। विदेश नीति के लिहाज से पिछले 4 से 5 वर्ष जो है वो बेहद चुनौतीपूर्ण रहे, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। लेकिन भारत किस तरह से इससे उबर कर आया है, भारत की जो बदलती जियोपॉलिटिक्स है उसका केंद्र हम आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी सरकार। स्पेन और जर्मनी दो ऐसे देश हैं जो भारत को इस समय रिझा रहे हैं। क्यों? भारत को सबमरीन बेचने के लिए स्पेन और जर्मनी दोनों में होड़ लगी है। ब्रिक्स में पुतिन को गले लगाकर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से उन्होंने मुलाकात की। जर्मनी रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में उतरा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इस समय इतनी खराब है कि वो भारत को सबमरीन सौदे के लिए रिझाने में लगा हुआ है। स्पेन के प्रधानमंत्री भी इसी मंशा से 18 साल बाद भारत आए हैं। तो देखिए भारत की आर्थिक शक्ति और हमारी सामरिक शक्ति कैसे बढ़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक बार फिर शांति के लिए उन्होंने भारत को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। ज़ेलेंस्की का ऐसा कहना, दरअसल उनको इस बात का डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो पूरे समीकरण उनके लिए बदल जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप भारत के बेहद करीब समझे जाते हैं। अगर ट्रंप सत्ता में आए और उन्होंने हथियारों की सप्लाई कम कर दी, बंद भी नहीं की, कम भी कर दी, तो रूस को रोकना यूक्रेन के लिए असंभव हो जाएगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने की संभावना तलाश रहे हैं, और वो ये समझ गए हैं कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी पर विश्वास करते हैं पूरी दुनिया में तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब हम बात करते हैं चीन की। तीसरा पद, चीन भले ही समझौता भी पूरी तरह से होना बाकी है, लेकिन चीन 5 साल बाद पीछे हटा और उसके लिए तैयार हुआ। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, कहा यह जा रहा है कि यह पहली बार है कि वो युद्ध के मैदान में पीछे हट रहे हैं इस तरह से। चीन का नरम पड़ना बताता है कि चीन को भी भारत की आवश्यकता है, क्योंकि चीन की आर्थिक हालत भी लगातार पतली होती जा रही है और वो भारत में निवेश कर जो बंदिशें उस पर लगी हैं उसको हटाने की बार बार गुजारिश कर रहा है। और भारत ने कह दिया जब तक सीमाओं पर शांति और स्थिरता नहीं होगी निवेश नहीं बढ़ सकता। तो ये देखिए भारत अपने रुख पर अटल है, मजबूती से खड़ा है। फिर बात करते हैं पन्नू की और जस्टिन ट्रूडो की। पन्नू और ट्रूडो के सहारे भारत को तंग करने वाले अमेरिका को ब्रिक्स बैठक की कामयाबी से भारत ने जबरदस्त झटका दिया है। चीन से समझौता करके भारत ने अमेरिका को भी याद दिला दिया कि भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, यानी अमेरिका भारत को दबाने का दुस्साहस न करे। भारत ने जिस तरह से डॉलर की दादागिरी के खिलाफ रूस और चीन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है, वो भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। कूटनीति की रणभूमि में हर तरफ भारत की जो तैयारियां हैं, चाहे वो सामरिक तैयारियां हो, सैन्य तैयारियां हो या राजनयिक तैयारियां हैं, भारत की शक्ति को ये पूरी तरह से दर्शाते हैं। अच्छा, जो ताजा आंकड़े हैं वो आपको क्या दिखाते हैं? भारत ने साल 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए के हथियार आयात नहीं निर्यात किए हैं। सोचिए, भारत हथियारों को निर्यात कर रहा है, 100 से अधिक देशों को भारत बेच रहा है, और सबसे ज्यादा अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया ने भारत के हथियार खरीदे हैं। अमेरिका और फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो भारत के हथियार खरीद रहे हैं। 2014 और 15 में भारत ने 1941 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। यहां भारत की पहली बार भारत की एक निजी कंपनी टाटा के हाथों बन रहे C295 सैन्य विमानों के बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह C295 स्पेन और भारत मिलकर मेक इन इंडिया के तहत भारत में बना रहे हैं। इसके अलावा 18,000 एयरक्राफ्ट पार्ट्स भारत में बन रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। 10,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही वडोदरा में जिस तरह से जिक्र किया था कि एमएसएमई सेक्टर को इससे बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। और ये केवल एक विमान की बात नहीं है, एक पूरा रक्षा कॉरिडोर, एक उत्तर प्रदेश में अलग बन रहा है, एक तमिलनाडु में अलग बन रहा है। एक रक्षा कॉरिडोर को बनने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा हथियारों का निर्यातक, अब निर्यात करने का देश बनता जा रहा है। और ये दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व को साफ तौर पर दर्शाता है।
एक बड़ा सपना देखा था भारत के बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने, और आज उनका वो सपना वडोदरा में साकार हो रहा है, जहां टाटा एयरक्राफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड ने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए असेंबली लाइन की शुरुआत की है। यह परियोजना भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उस दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट, और न केवल भारतीय वायुसेना के लिए, बल्कि यह मेड इन इंडिया विमान, इनका निर्यात भी किया जाएगा जब भारत की पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इस परियोजना के बारे में हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 की जिस फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया, वो रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि वो एक प्रशिक्षित पायलट भी थे। उन्होंने 1970 के दशक में पायलट की ट्रेनिंग ली थी और विमान उड़ाने का शौक उन्हें हमेशा से था। एक पायलट के तौर पर अपने अनुभव के कारण वो वायुसेना के लिए विशेष विमानों के निर्माण की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। और यही वजह है कि 2021 में टाटा और एयरबस के बीच 56 C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एक करार हुआ, तो उन्होंने इसे बोल्ड स्टेप यानी साहसिक कदम बताया था। रतन टाटा का मानना था कि भारत को अपनी रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, और उनकी इसी सोच का नतीजा है कि टाटा कंपनी भारत की वो पहली निजी कंपनी बन गई है जो एयरबस के साथ सैन्य विमान बना रही है। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। 2007 में बनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL सैन्य और व्यवसायिक दोनों उपयोग के लिए पुर्जों के निर्माण और सिस्टम असेंबली का हुनर रखती है। उसने हेलीकॉप्टर, मिसाइल, रडार सिस्टम और विमान इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम किया है। देश का नमक बनाने वाली टाटा कंपनी अब यूरोप की एयरबस कंपनी के साथ मिलकर देश के लिए पहला मिलिट्री सैन्य विमान बना रही है। वडोदरा से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।